Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today we will start the first chapter of civics. So please take out your books and open it at page number 221. So the name of our very first chapter of civics is the Indian Constitution, मतलब भारतीय संविधान. So हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं वो किसी न किसी रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, चाहे वो हम सोसाइटी में करें, स्कूल में करें, वर्क प्लेस या पब्लिक प्लेस या हमारे घर पे, हर चीज़ के कुछ रूल्स होते हैं. चाहे रिच हो या पावरफुल, कोई भी सोसाइटी को डोमिनेट नहीं करता. हमारे रूल्स इंश्योर करते हैं कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए. कुछ रूल्स सोसाइटी बनाती है, कुछ हमारी फैमिली के बड़े लोग बनाते हैं, कुछ स्टेट और कुछ कोर्ट्स. तो वो रूल्स जो एक कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने होते हैं और जिसकी वजह से जस्टिस मिलता है, इंसाफ मिलता है, उन्हें हम कहते हैं लॉस. रूल्स की तरह जो लॉज होते हैं, रूल्स हम लोग खुद लागू करते हैं, लेकिन रूल्स को लागू करते हैं कोर्ट. इसका मतलब कि अगर हम कोई भी लॉ तोड़ेंगे तो उसकी जगह हमें क्या देनी पड़ेगी? पेनल्टी देनी पड़ेगी. ठीक है, तो हम रूल्स को तोड़ने पे हमारे पर कोई पेनल्टी नहीं होती, बट लॉ, कानून को तोड़ने पे हमारे पर पेनल्टी होती है. रूल होता है नियम और लॉ होता है कानून. अब सवाल आता है कि हमें कानून की ज़रूरत क्यों है? एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कोई लॉ और ऑर्डर ना हो, जहाँ पे कोई कानून ना हो, वहाँ पे होती है कन्फ्लिक्ट्स और कियोस. तो इसलिए हमें लॉस की ज़रूरत है ताकि हमारी कंट्री में भाईचारा, पीस और हार्मनी बनी रहे. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 222. सो दीज आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू लॉज. लॉ का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सिटीजन्स की सेफ्टी. सेकेंड, कम्युनिटी में या आपके समुदाय में या सोसाइटी में कोई भी डिस्प्यूट या प्रॉब्लम होती है उसे हम लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं. थर्ड, लॉ ये देखता है कि हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाए, कास्ट, रिलीजन या सेक्स के बेसिस पे कोई डिफरेंस ना हो. फोर्थ, लॉ किसी के भी एक इंसान के हाथ में पावर आने से रोकता है और ये इंश्योर करता है कि पावर गवर्नमेंट के हाथ में रहे. फिफ्थ, लॉ हमारे देश के अंदर किसी भी तरह की गलत प्रैक्टिस को होने से रोकता है, जैसे कास्ट सिस्टम या डाउरी. हालांकि रूल्स और कानून सिर्फ ये डिफाइन नहीं करते कि क्या चीज़ सही है या क्या गलत है, बल्कि ये भी देखते हैं कि हर इंसान को उसका हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका हक सुरक्षित है या नहीं है. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लॉज को ऐड करना ज़रूरी था. अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का, कि आखिर कैसे ये एक्ट, ये कानून हमारे देश में लोगों का नुकसान होने से बचाता है. अब आता है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. डाउरी मतलब होता है दहेज, प्रोहिबिशन मना, एक्ट मतलब कानून. बहुत सारे कानून पास किए गए औरतों के हक के लिए. उनमें से एक है हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. हम अक्सर सुनते हैं कि डाउरी की वजह से औरतों को मार दिया जाता है, उनके साथ बुरा व्यवहार होता है उनके हस्बैंड्स और ससुराल वालों के द्वारा. पहले डाउरी एज अ चॉइस थी, लोग अपनी मर्जी से देते थे दुल्हन के घर वाले लड़के के घर वालों को. ब्राइड मतलब दुल्हन, ग्रूम मतलब लड़का. लेकिन अब ये मजबूरी हो चुकी है कि लोगों को बड़े बड़े एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, प्रॉपर्टी, मनी देनी पड़ती है ग्रूम की फैमिली को फ्रॉम द ब्राइड्स पेरेंट्स शादी के वक्त. हमारे देश में औरतों के साथ बुरा व्यवहार होता है अगर वो ज़्यादा डाउरी नहीं लेकर आती या डाउरी ही नहीं लेकर आती. डाउरी रिसीव करने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं होती कि उनके साथ अच्छा बिहेव होगा. औरतों को हैरेस किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, भूखा रखा जाता है, तकलीफ दी जाती है, कभी कभी उन्हें अपनी लालच की वजह से मार भी दिया जाता है. इस चीज़ को रोकने के लिए, इस बुरी प्रैक्टिस को रोकने के लिए, डाउरी सिस्टम को बैन करने के लिए एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास हुआ 1961 में, जिसके अकॉर्डिंग डाउरी लेना और देना दोनों ही एक गैरकानूनी अपराध है. इस एक्ट के बनने के बावजूद भी, जारी होने के बावजूद भी ये एक्ट फेल हो गया. आज भी ये चीज़ हम अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं. अगर हम एक्चुअली चाहते हैं कि ये इविल प्रैक्टिस, ये बुरी प्रथा हमारे देश से ख़त्म हो जाए, तो हमें एक्चुअली इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन उन बेसिक प्रिंसिपल्स या कानूनों का सेट होता है जिसके अकॉर्डिंग एक कंट्री को गवर्न करना पड़ता है. एक लॉ जब बनाया जाता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्रिंसिपल्स, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर, इन सबको डिस्क्राइब करता है. साथ साथ इसमें किसी इंस्टीट्यूशन की क्या ड्यूटीज़ हैं, हमारी क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, या एक सिटीजन की क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लंबा लिखा कॉन्स्टिट्यूशन है. इसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं, 115 अमेंडमेंट्स हैं और टोटल 117,369 वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में.
जबकि जो यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें से 7 आर्टिकल्स और 27 अमेंडमेंट्स हैं। नाउ द क्वेश्चन इज नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत महसूस हुई वो 1934 को इंडियन नेशनल कांग्रेस को महसूस हुई और 11 दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी जिसकी चेयरमैनशिप थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हाथ में और उन्होंने पहला ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सो लगभग इसको 3 साल लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट पब्लिश हुआ फरवरी 1948 में, जो सारे न्यूज़पेपर में लोगों के ओपिनियन जानने के लिए था। अब है द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल इंपॉर्टेंट पर्पसेस। बहुत अहम बातें होती हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा करता है। पहला, इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे अलग अलग कल्चर, रिलीजन जैसे लोग हैं, तो इन सब में लड़ाइयाँ या आपसी मनमुटाव होना या एक दूसरे की बात पे एग्री ना करना बेसिक चीज़ है। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल है जो हर चीज़ को कवर करता है। सेकेंड, इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर हैं, तो एब्सोल्यूट पावर, फाइनल पावर किसके पास होगी, इसकी पॉसिबिलिटी की वजह से इस वजह से कि फाइनल पावर किसके पास होगी, लीडर्स अपनी अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ को इनैक्ट करने के लिए कि लीडर्स अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करें, ये चीज़ हमारी इनैक्ट करता है, गवर्न करता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वो रूल्स या प्रिंसिपल्स भी देता है जो एक कंट्री को जिस हिसाब से रहना है। साथ ही साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सोसाइटी का बेसिक नेचर बताता है। इट ऑल्सो लेस डाउन द इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस कि एक डिसीजन मेकिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, ये हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो नंबर में लोग कम हैं, जिनकी मेजॉरिटी नहीं है, उनके इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ये हमारे देश के नागरिकों की आज़ादी और हितों का ख्याल रखता है। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अमेंडमेंट। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बना और 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स हुआ, लागू हुआ। इसीलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक चेंजेस तब से लेकर अब तक हमारी कंट्री में हो चुके हैं, इसलिए कुछ चीज़ों पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि टाइम टू टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री की बेहतरी के लिए हम चेंजेस कर देते हैं। सो जो चेंजेस या मॉडिफिकेशन हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं उन्हें कहते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस है जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी कानून में चेंज कर सकते हैं। अब तक 100 अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पास हो चुके हैं 1950 से लेके, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी बन चुके हैं। जैसे एक अमेंडमेंट हुआ था मैरिज लॉ में, जिसकी वजह से औरतों के लिए डाइवोर्स देना आसान बना दिया गया था। दिस अमेंडमेंट को प्रोटेक्ट टू वुमेन फ्रॉम एंड्यूरिंग अ बैड मैरिज अमेंडमेंट बोला गया था कि औरत को एक बुरी शादी से बचाने के लिए चेंज किया गया था। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। अब आता है लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कानून और संविधान। हमें कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है ताकि हमारा देश अच्छे से चल सके। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि पावर जो है वो सिर्फ एक बॉडी के पास नहीं है बल्कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, ये कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ, कानून को इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है। जुडिशरी एनफोर्सेस द लॉ, कानून को लोगों के ऊपर एनफोर्स करता है। ये सारे तीनों ऑर्गन गवर्नमेंट के ऑर्डिनरी सिटीजन की पावर से आते हैं। अगर कोई भी इंसान इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनलॉफुल कहते हैं। इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये एलोकेट करता है कि जो पावर है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट की वो रिस्ट्रिक्टेड रहे और वो सही से काम करें। नेक्स्ट आता है ह्यूमन राइट्स। हर पर्सन की कुछ फंडामेंटल राइट्स होती हैं जिन्हें हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। ये राइट्स अनरिस्ट्रिक्टेड होती हैं एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए। राइट का मतलब है लीगल, सोशल, मॉरल फ्रीडम या प्रिविलेज ग्रांटेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट होता है हमारा हक, कानूनी, सामाजिक, नैतिक हक या आज़ादी जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है ताकि हम इज्जत की ज़िंदगी जी सकें। तो हमें कुछ राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है, उसमें से कुछ एब्सोल्यूट है और कुछ एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट राइट्स ये वो राइट्स होती हैं जो किसी भी सिचुएशन में लिमिटेड नहीं हो सकती, ठीक है, इवन चाहे लड़ाई हो या इमरजेंसी हो। फॉर एग्जाम्पल राइट नॉट टू बी टॉर्चर, कि हमें कोई टॉर्चर नहीं कर सकता, और ट्रीटेड इन एन इनह्यूमन और डिग्रेडिंग वे, कि कोई हमें गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता चाहे सिचुएशन कोई भी हो। तो ऐसी राइट जो सिचुएशन अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट राइट।
नेक्स्ट आता है नॉन एब्सोल्यूट राइट। ऐसी राइट्स जो सिचुएशन वाइज चेंज हो जाती है, सर्कमस्टांसेस में वो राइट्स नहीं फॉलो अप हो पाती, उन्हें हम कहते हैं नॉन एब्सोल्यूट राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से वो राइट खत्म हो जाती है, लाइक राइट टू लिबर्टी, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू पीसफुल एंजॉयमेंट पोजेशन कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। लाइक अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इमरजेंसी का टाइम चल रहा है, तो अभी आप अपनी राइट टू फ्रीडम अप्लाई नहीं कर सकते कि आपको कहीं पे भी जाना है, कहीं पे भी नहीं जाना है। यहाँ पे आपके पास राइट टू फ्रीडम तो है, लेकिन इस सिचुएशन में आप अपनी राइट टू फ्रीडम को रेगुलेट नहीं कर सकते। अब जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है लॉ डिसेंट, ये हमें नहीं करना। नेक्स्ट जो है प्री 1947 एजिटेशन, ये भी नहीं करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे है पोस्ट 1947 एजिटेशन, हम ये भी नहीं करेंगे। सो वी विल डू दिस चैप्टर टिल हेयर ओनली। ये चैप्टर हम बस यहीं तक करेंगे। ओके, so now we will move on to the exercise of this chapter. So please come to page number 226. The right to liberty, आज़ादी की जो राइट है हमारी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम होता है, वो कौन सी राइट है? नॉन एब्सोल्यूट राइट। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? 1961। थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना कब शुरू कर दिया था? 1946। टू एंश्योर दैट देयर इज नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द गवर्नमेंट इनटू, ये देखने के लिए कि पावर का कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी गवर्नमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है? 3। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के फर्स्ट में आएगा सॉल्ट एक्ट्स, SALT, सॉल्ट ACTS एक्ट्स। सेकेंड में आएगा परमानेंट चेयरमैन, PERMANENT परमानेंट, CHAIRMAN चेयरमैन। थर्ड में आएगा लेजिस्लेचर, LEGISLATURE लेजिस्लेचर, EXECUTIV एग्जीक्यूटिव, JUDICIARY जुडिशरी। और फोर्थ में आएगा हमारा एब्सोल्यूट, ABSOLUTE एब्सोल्यूट। ओके स्टूडेंट्स, और वन वर्ड सी के फर्स्ट में हमारा आएगा डिसेंट, सेकंड में आएगा अमेंडमेंट, फोर्थ में आएगा लॉस, और फिफ्थ में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, शब्द कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिपेंडेंट आजाद भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट फॉर्म किया था? तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम वी विल मूव ऑन टू पेज नंबर 225 एंड 223। Our second question is why was the dowry prohibition act was enacted, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट क्यों इनेक्ट किया गया था, क्यों लागू किया गया था? अब फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ कैन यू से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट देयर इज नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हमारी पावर में कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है? तो आंसर नंबर डी के लिए हम पहले आएंगे पेज नंबर 225 पे। 225 पे आपके रिकैप का जो फिफ्थ पॉइंट है आ कॉन्स्टिट्यूशन से लेके गवर्न तक, ये हमारे डी के फर्स्ट का ए पॉइंट है। ओके, डी के फर्स्ट का ए पॉइंट। डी के फर्स्ट के बी पॉइंट के लिए आएंगे आप लोग पेज नंबर, ये डी के फर्स्ट का ए पॉइंट हो गया, डी के फर्स्ट के बी पॉइंट के लिए आइए पेज नंबर 223 पे। 223 पे नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के सेकेंड पैरा में थर्ड लाइन में बिटवीन से लेके इंडिपेंडेंट इंडिया तक, ये है हमारे डी के फर्स्ट का बी पॉइंट। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो अगेन कम टू पेज नंबर 226। सो इसके आंसर में पहले हम क्वेश्चन में से लिखेंगे द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के बाद हम लिखेंगे वॉज, क्या लिखेंगे? वॉज इनेक्टेड, इसके बाद आ जाएगा इन 1961। ठीक है, उसके बाद इसमें और ऐड करेंगे, हम लिखेंगे इन ऑर्डर टू स्टॉप द
evil practice of dowry. In order to stop the evil practice of dowry. तो पहले हम क्वेश्चन में से लिखेंगे द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एक्ट के बाद आ जाएगा was enacted in 1961. उसके बाद हम लिख देंगे in order to stop the evil practice of dowry. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आइए पेज नंबर 223 पे. 223 पे जो आपका अमेंडमेंट्स दे रखा है, अमेंडमेंट्स के फर्स्ट पैरा की 8th लाइन में आर कॉन्स्टिट्यूशन से लेके पीपल तक, ये है आंसर नंबर डी का 3. ओके, ये हो गया आपका आंसर नंबर डी का 3. डी के 4 के लिए आइए पेज नंबर 224 पे. डी के 4 के लिए तो सबसे ऊपर लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है इसकी 2nd लाइन में, टू इंश्योर्स से लेके एनफोर्सेस लॉ तक, ये है हमारा आंसर नंबर डी का 4. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 226. नाउ लुक क्वेश्चन नंबर ई. क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर राइट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट एंड नॉन एब्सोल्यूट राइट्स. राइट्स क्या है और एब्सोल्यूट और नॉन एब्सोल्यूट राइट्स में डिफरेंस करिए. इसके आंसर के लिए वी विल कम टू पेज नंबर 224. 224 पे आपका ये राइट्स दे रखा है. राइट्स में सबसे पहले राइट्स की 4th लाइन में जो ये द ह्यूमन राइट्स की जो हेडिंग है, इसकी 4th लाइन में राइट्स से लेके डिग्निटी तक, ये है आंसर नंबर ई के 1 का ए पॉइंट. उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे एब्सोल्यूट राइट और फिर दीज आर से लेके टॉर्चर तक, ये है आपका आंसर नंबर ई के 1 का बी पॉइंट. फिर हमारा आएगा नॉन एब्सोल्यूट राइट, इसमें हेडिंग डाल के नॉन एब्सोल्यूट राइट, फिर मेजॉरिटी से लेके सर्कमस्टांसेस तक, और उसके बाद ये भी फॉर एग्जाम्पल से लेके लिबर्टी तक. यहाँ पे इसके आगे ETC लग जाएगा और यहाँ पे भी इसके आगे ETC लग जाएगा. ये है आंसर नंबर ई के 1 का सी पॉइंट. ओके, सो पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, फिर हेडिंग डाल के यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक. दिस इज आंसर नंबर ई का फर्स्ट. ई के 2 के लिए नाउ कम टू पेज नंबर 226. हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एन अमेंडमेंट, जिसके आगे लिखा है व्हाई इज इट नेसेसरी. ये क्वेश्चन नहीं करना, हमें काट दीजिए. हमारा सवाल है कि अमेंडमेंट क्या है. इसके आंसर के लिए आइए पेज नंबर 223 पे. 223 पे अमेंडमेंट्स के 2nd पैरा में चेंजेस से लेके अमेंडमेंट्स तक, ये है हमारा आंसर नंबर ई का 2. ओके, नाउ अगेन कम टू पेज नंबर 225. सॉरी, नॉट 225 बट 226. इसमें हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर ए करा, बी करा, सी करा. ए बी सी आपको बुक में ही रहने देने हैं, आपको कॉपी में करना है बस क्वेश्चन नंबर डी और ई. ओके स्टूडेंट्स, ई का फर्स्ट करना है, 2nd करना है, 3rd करना है, 4th करना है डी का, और ई का फर्स्ट और 2nd करना है. एफ क्वेश्चन आपको नहीं करना है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स. इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक आपको आपका सारा वर्क रिवाइज करना है एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन योर कॉपीज. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.